नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 225 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लिस्ट जारी करते हुए मुलायम ने कहा कि हमने सभी जीतने वाले उम्मीदवार खड़े किए हैं। एसपी की ये लिस्ट शिवपाल यादव के करीबियों के लिए अच्छी तो टीम अखिलेश के लिए टेंशन भरी खबर लेकर आई है। यूपी चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। सूबे की लड़ाई में आज हलचल तब हुई जब एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी के 325 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में एसपी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह का दबदबा दिखा। टिकट बंटवारे की इस लिस्ट से टीम अखिलेश के लिए टेंशन वाली खबर निकल के आई। 325 आज कुल 325 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें 178 सीटें 176 सीटें वो हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उससे सीएम अखिलेश यादव को झटका पहुंचा है, क्योंकि अखिलेश के करीबियों के टिकट कटे और विरोधी खेमे के लोगों को टिकट मिले हैं। इसमें गौर करने वाली बात ये रही कि जिन 8 मंत्रियों को अखिलेश ने बर्खास्त किया था, उन्हें टिकट दिया गया है। शिवपाल सिंह यादव, नारद राय, अंबिका चौधरी, शादाब फातिमा, ओम प्रकाश सिंह, राजा महेंद्र सिंह, शिव कुमार बेरिया, योगेश प्रताप सिंह, राज किशोर सिंह को टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह ने टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। इतने चुनाव हुए, कभी भी पार्टी में विवाद नहीं हुआ। आपने बातचीत तो की है, लेकिन पार्टी में अखबार में कहीं भी विवाद नहीं आपको पढ़ने को मिला। मुलायम ने एक ही झटके में अखिलेश के खासम खास विधायकों के नाम प्रत्याशियों की लिस्ट से उड़ा दिए। बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से मंत्री अरविंद सिंह गोप का टिकट काट दिया। गोप की जगह बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को टिकट दिया। अयोध्या सीट से पवन पांडे की जगह आशीष पांडे को टिकट दिया गया है। अरविंद सिंह गोप और पवन पांडे अखिलेश के करीबी माने जाते हैं। मुलायम ने मंत्री राम गोविंद चौधरी का भी टिकट काट दिया। मुलायम ने यह भी साफ कर दिया कि अखिलेश समाजवादी पार्टी के सीएम पद के चेहरे नहीं होंगे। सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। हमारे यहाँ कभी नहीं किया जाता और पार्टियों में किया जाता है, तो वे धाराशायी हो जाते हैं। हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है और जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तब तक हो जाता है। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। मुलायम के इन ऐलानों के साथ ही साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही हैं। आने वाले समय में अब अखिलेश का क्या रुख रहेगा और बाकी 78 सीटों पर कौन हावी रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में आज 500 और 1000 के पुराने नोटों पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। अध्यादेश के मुताबिक तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 500 और 1000 के पुराने नोटों पर सरकार और आरबीआई की देनदारी भी खत्म हो जाएगी। अभी ये साफ नहीं है कि अध्यादेश को 30 दिसंबर के बाद लागू किया जाएगा या फिर 31 मार्च के बाद। हालांकि सूत्र इसे 31 मार्च के बाद लागू होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि पुराने नोटों को आरबीआई में जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 है। अध्यादेश को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। Ideally, the government should have brought this law in the parliament during the winter session and the law should have been changed. But the government has chosen this backdoor ordinance method. नोटों की देनदारी पर मौजूदा आरबीआई एक्ट में बदलाव के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश के मुताबिक 31 मार्च के बाद 500 और 1000 के तय सीमा से अधिक नोट मिलने पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना 10,000 या फिर बरामद की गई रकम का 5 गुना होगा। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने के दौरान गलत जानकारी देने पर भी जुर्माना लगेगा। जुर्माना 5000 या फिर जमा की गई रकम का 5 गुना होगा। विशेष मामलों में जुर्माने के साथ ही 4 साल तक की जेल का भी प्रावधान तय किया गया है। 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने भी नोटबंदी के बाद इसी तरह का अध्यादेश जारी किया था। नोटबंदी के आज 50 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 50 दिनों में कैश की किल्लत के बीच देश कैशलेस होने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 50 दिन में भारत के बैंकों में 300% कैश बढ़ गया।
और डिजिटल पेमेंट में भी 300% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई में भी डिजिटल पेमेंट ने लोगों की मुश्किलें आसान कर दी है। इस वक्त हम मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में मौजूद हैं। ये है वो इलाका जहां पर लोग पूजा के लिए बुकिंग कराते हैं, डोनेशन देते हैं और इस जगह पर मंदिर की ओर से स्वाइप मशीन, कैश और चेक सारे ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। दिल्ली में भी लोगों ने देश के कैशलेस होने पर खुशी जताई है। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सरकार पास हुई या फेल? पूरी तरह पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ठीक रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पर्सनली हमें कोई परेशानी नहीं है। राजस्थान के कई इलाकों में नोटबंदी के 50 दिन बाद कैश के लिए बैंक और एटीएम के बाहर लगी लोगों की कतार अब छोटी होने लगी है। एक एटीएम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखते हैं एटीएम खाली है, उसी तरह से जैसे कि 50 दिन पहले हुआ करता था। कोई कतार नहीं है, कोई भी यहाँ पर नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये एटीएम चल नहीं रहा है या फिर इससे कैश नहीं मिल रहा है। 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद देश भर में करीब 3300 करोड़ का कालाधन जब्त किया गया है। नोटबंदी के बाद हवाला कारोबार भी 90% तक खत्म हो गया है। आतंकवाद और नक्सलियों की फंडिंग पर भी नोटबंदी की वजह से रोक लगी है। नोटबंदी की वजह से सब्जियों की कीमत 50% तक नीचे गिरी है। नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद प्रॉपर्टी और सोने के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है। नोटबंदी के फैसले को लेकर आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सवालों की बौछार की। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ यज्ञ बताया था, लेकिन इस यज्ञ में आम लोगों की आहुति दी जा रही है। बीजेपी ने राहुल पर जनता को गुमराह करने के लिए जहर उगलने का आरोप लगाया। 50 परिवारों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये यज्ञ किया है। नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, बलि गरीब लोगों की चढ़ाई गई है। आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है राहुल गांधी। आप जहरीली जबान बोलते हैं और जहरीली जबान के साथ साथ वो बहुत खोखली भी होती है, तथ्य उसमें नहीं होते हैं। इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी से सवाल किया कि प्रधानमंत्री बताएं कि नोटबंदी की वजह से कितने लोगों की जान गई। 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद से अब तक कितना कालाधन आया। नोटबंदी के फैसले की वजह से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ। नोटबंदी की वजह से कितने लोगों का रोजगार छिना। बैंकों में जमा हुआ धन आम लोगों का है, सरकार का नहीं। फिर खातों से निकालने के लिए 24,000 की लिमिट क्यों? राहुल के सवालों के जवाब में बीजेपी ने उल्टे सवाल किया और पूछा कि राहुल बताएं कि वो आम आदमी के साथ हैं या नहीं। पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल को दिल्ली के नजीब जंग की जगह नया उप राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अनिल बैजल के नाम का प्रस्ताव मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया गया है। इस बीच राष्ट्रपति ने एलजी पद से नजीब जंग का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नजीब जंग ने 22 दिसंबर को दिल्ली को उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था और शिक्षा के क्षेत्र में लौटने की बात कही थी। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल बैजल वाजपेयी सरकार में गृह सचिव रहने के अलावा डीडीए के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बैजल की अगुवाई में ही जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की शुरुआत हुई थी। अनिल बैजल 2006 में शहरी विकास मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए। अनिल बैजल के अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल पद के लिए किरण बेदी और दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के नाम की भी चर्चा हो रही है। काले धन को सफेद करने में जुटे लोगों पर सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी ने आज दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक के एक मैनेजर को गिरफ्तार किया। मामला कोटक महिंद्रा के केजी मार्ग ब्रांच का है। गिरफ्तार किए गए मैनेजर आशीष कुमार का पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन से कनेक्शन बताया जा रहा है। आरोप है कि बैंक की इस ब्रांच से नोटबंदी के बाद कई फर्जी अकाउंट्स के जरिए करोड़ों का लेन देन हुआ। मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने सफाई जारी की है। फर्जी अकाउंट्स की जांच के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक ने आरोपी मैनेजर आशीष कुमार को पहले ही सस्पेंड कर दिया था। बैंक तय नियमों का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। इस मामले में भी बैंक ने खुद एफआईयू से जांच की सिफारिश की थी। क्राइम ब्रांच को कोटक महिंद्रा बैंक की केजी मार्ग ब्रांच में जांच के दौरान 9 फर्जी अकाउंट्स की जानकारी मिली। नोटबंदी के बाद फर्जी अकाउंट्स में 34 करोड़ रुपए जमा कराए गए। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने मामले को आगे की जांच के लिए ईडी को सौंपा। साकेत कोर्ट ने आरोपी मैनेजर को 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया। यूपी में महज 38 दिन के बाद आज एक और बड़ा ट्रेन हादसा हो गया।
सुबह 5 बजे कानपुर के पास अजमेर जा रही सियालदा अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 2 डिब्बे नहर में गिर गए। हादसे के शिकार ज्यादातर डिब्बे स्लीपर क्लास के थे। हादसा कानपुर से इटावा के बीच रूरा स्टेशन के पास हुआ। हादसे के वक्त ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी। जहाँ घटना है, घटना से हम 800-900 मीटर जो है 800-900 मीटर मतलब पीछे थे हम लोग वेव करने के बाद जो है जैसे वहाँ देखे अचानक जो है इसमें आवाज़ आई और हम लोग जस्ट पटरी से नीचे उतर गए। सब तार वगैरह सब टूट गई। फिर हमने मतलब देखा कि सब ट्रेनें गिर गई है। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। ट्रेन हादसे में घायल लोगों का इलाज कानपुर देहात के जिला अस्पताल में हो रहा है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दुर्घटना की वजह से जो खबर है 55 लोगों के घायल होने की खबर है। इसमें कई लोगों को तो मामूली सी इंजरीज हैं और इन सबको उससे अधिकतर लोगों को हमने कानपुर देहात के जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। रेल मंत्रालय ने भी गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायलों को 25,000 मुआवजा देने का ऐलान किया है। और फास्ट एंड फैक्ट्स में इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे IOA में घोटालेबाजों की नियुक्ति पर सरकार की सख्ती। सुरेश कलमाडी और INLD नेता अभय चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट चुने जाने पर विवाद हो गया है। खेल मंत्री विजय गोयल ने कलमाडी और चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों को लेकर गंभीर आरोपों का हवाला दिया और साफ किया कि IOA के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। खेल मंत्री ने मामले पर IOA से रिपोर्ट भी तलब की है। अभय चौटाला ने विवाद पर सफाई दी। कांग्रेस ने भी फैसले पर सवाल उठाए। हम उनको शोकास नोटिस भेज रहे हैं जिसका जवाब वो देंगे। जब तक इन दोनों लोगों को निकाला नहीं जाता तब तक IOA के साथ हम किसी प्रकार की डीलिंग नहीं करेंगे। बड़ी हैरानी की बात थी, वो ये कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला के खिलाफ क्रिमिनल केस है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस है। मेरे खिलाफ जो मुकदमा है आज की तारीख में वो कोई क्रिमिनल केस नहीं है। चौटाला और कलमाडी जी को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाने से मैं समझता हूं कि हमारी उल्टी गिनती हम लोगों ने भारत के स्पोर्ट्स की एक तरीके से शुरू कर दी। मंगलवार को चेन्नई में IOA की AGM में कलमाडी और चौटाला को 150 लोगों की सर्वसम्मति से लाइफ टाइम प्रेसिडेंट चुना गया था। IOA के फैसले पर विवाद के बाद सुरेश कलमाडी ने पद लेने से इनकार कर दिया है। और फास्ट फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी।